अपना घर। देखिए, अपना घर होने की ख्वाहिश दुनिया में हर बंदे को है, वो बेशक वो अफ्रीका में रह रहा हो, एशिया में रह रहा हो, यूरोप में, अमेरिका में, जहाँ भी रह रहा हो। ये कुदरत ने आपकी नेचर के अंदर डाल दिया हुआ है। तो आज मेरी कोशिश होगी कि आपको बता सकूँ बड़े आसान तरीके से कि किस तरह जो बाहर के ममालिक हैं, जिस तरह यूरोप, इंग्लैंड वगैरह है, उन्होंने इस चीज़ को जानते हुए इसको कानून के मुताबिक रेगुलाइज करके किस तरह ऐसे बना दिया जिसकी वजह से हुकूमत को फ़ायदा भी हो रहा है और आम आवाम को फ़ायदा भी हो रहा है। तो आज की आपके सामने जो पेश करूंगा वो मैं यूके का सिस्टम पेश करूंगा, जो मिलते जुलते सिस्टम ही वैसे सारे आपस में, लेकिन जो ऐसा टेस्ट केस के तौर पर आपको बताऊंगा इंग्लैंड में घर का सारा प्रोसेस क्या है, इसको सिंपल तरीके से आपके आगे बयान कर दूंगा ताकि आपको इसमें समझने में आसानी हो। और ये बताने की कोशिश करूंगा किस तरह पाकिस्तान इस सिस्टम को अडॉप्ट करके, इस सिस्टम को पाकिस्तान के अंदर करके, पाकिस्तान की सारी कहते हैं मार्केट है, या पाकिस्तान के अंदर एक आप कह सकते हैं कि इनकलाब आ सकता है। क्योंकि देखें ना, पाकिस्तान में एक छोटा बंदा लेके ऊपर मतलब रियासत टाइप जो बंदे हैं सारे, हर बंदा प्रॉपर्टी का काम ही कर रहा है। यानी दुनिया पाकिस्तान में और कोई काम करने के लिए है नहीं है वैसे। तो क्यों ना पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है, जो लोग हैं, जो सही जगह चेंज लाने वाले हैं, जिनके हाथ में ताकत है, वो सिस्टम को अगर चाहें तो इस सिस्टम को कहते हैं अपन रेगुलाइज करके और इसको सीख कर पाकिस्तान इंप्लीमेंट करके आप पाकिस्तानी इकॉनमी कहाँ से कहाँ जा सकती है। डीएचए के एग्जांपल आपके सामने है, जिसके बारे में लोग, हमारे सारे लोग एग्जांपल देते हैं, मिसालें देते हैं, तो मैं आपको बाद में बयान करूँगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इंग्लैंड में जो प्रॉपर्टी का जो प्रोसेस है वो किस तरह का है, जो और इंटरेस्ट रेट जो होते हैं उनका क्या कहते हैं, जो तरीक़ेकार क्या है, ताकि आपको ए टू लेके जेड तक ना मैं इसको बताऊंगा, सिंपल तरीके से आपके सामने ना पेश कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पे जो होते हैं ये कैसे होते हैं, मतलब इनका लिंक क्या होता है। तो वो उस तरह होता है कि जिस तरह हर मुल्क का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, जो तो मेन बैंक होता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, और यहाँ इंग्लैंड के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड है, जो अमेरिका है वहाँ फेडरल रिजर्व है, और यूरोप का यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। तो ये जो मेन बॉडीज़ है ना, ये इंटरेस्ट रेट, जो मेन इंटरेस्ट रेट जो पूरे मुल्क में चल रहा होता है, जो टॉप के ऊपर, उसको सेट करते हैं इन्फ्लेशन के मुताबिक। अब उसके अंदर नहीं जाऊँगा, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन जाके आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। ये सेट करते, इनकी जिम्मेदारी होती है कि मुल्क के सिस्टम को सही तरीके से चलाना, ताकि आगे जो छोटे बैंक होते हैं हर मुल्क के अंदर, वो उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी लेके, अपने इंटरेस्ट की पॉलिसी लेकर चल सकें। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो आज चल रहा है, जो रेट चल रहे हैं, जो पहले आज से आप कहते हैं 15-20 साल पहले भी होता है रेट होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते गए। ये तकरीबन ना ये रेट ऐसे मुख्तलिफ सालों के अंदर चेंज होते रहते हैं। आज से पता नहीं 10 साल बाद, 20-25 साल बाद, 50 साल बाद सिस्टम में और तरह के रेट होंगे। ये कोई मतलब ये नहीं होता कि जो आज जो रेट है वो आज से साल बाद ऐसा ही होगा। तो लेकिन मैं आपको टेस्ट के तौर पर बता देता हूँ कि आज कल का रेट क्या चल रहा है। जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का रेट है इस वक्त वो 4.25% है, जो फेडरल रिजर्व है अमेरिका का, उसका 4.75% से लेकर 5% तक है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उसका 3.5% है, और जो इंडिया का है वो 10.10% है, और पाकिस्तान का 21% है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं सबसे ज़्यादा रेट किसका है, पाकिस्तान का। आप पाकिस्तानी इकॉनमी भी चेक कर सकते हैं। यानी जितना ये रेट ऊपर जाएगा वो क्योंकि उस मुल्क में महंगाई ज़्यादा होती है, जो इन्फ्लेशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। तो ये आपके सिर्फ आसानी के लिए। उसके बाद सिस्टम होता है कि बाकी जो बैंक होते हैं वो इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। तो वो जो आपको जो मेन सेंट्रल बैंक जो आपको रेट दे रहे होते हैं, बाकी बैंक भी अपने रेट को उसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं, ताकि जो आम लोग वहाँ से अपने घर के लिए मॉर्गेज लेने जाते हैं या सेविंग अकाउंट ओपन होते हैं ना, तो उसके मुताबिक एडजस्ट होते हैं। देखिए, बैंक दो तरह पैसे बनाता है। एक किसी को पैसे लैंड करके, किसी को पैसे मतलब देकर जहाँ लोन की सूरत में, और एक किसी के पैसे अपने पास रख के जो सेविंग करवाते हैं आप। तो उसके दरमियान जो एडजस्टमेंट होती है बैंक उससे पैसे बनाता होता है। ठीक है। तो वो जो कहते हैं यहाँ पे जो रेट होते हैं या इंग्लैंड के अंदर वो इस तरह होते हैं, जैसे एक फिक्स रेट होता है, फिर वेरिएबल होता है, उसके बाद होता है डिस्काउंटेड, उसके बाद ट्रैकर रेट होता है। जो फिक्स रेट होते हैं वो 2 ईयर का होता है, कहते हैं 5 ईयर का, 10 ईयर का, डिपेंड करता होता है कि किस तरह के रेट होते हैं। फिर इस तरह कहते हैं वो जो होता है डिस्काउंटेड रेट होता है। डिस्काउंटेड रेट जो बैंक जो होते हैं यहाँ पर, जैसे हैलिफैक्स है, लॉयड्स है, उसके बाद आप कह सकते हैं HSBC बैंक है, उनके जो अपने रेट होते हैं ना, क्योंकि उनका अपना रेट और जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो रेट होता है वो 2 डिफरेंट रेट होते हैं। वो अपने रेट, जिस तरह फर्ज कर लें कि आपकी 2-3 बंदे की शॉप्स हैं, आप एक ही मंडी से जाकर चीज़ लेके आए हैं, आप कहते हैं दादा, आप मिसाल के तौर पर आप प्याज लेके आए हैं सब्जी मंडी से, जो है ना। अब आपकी अपनी भी दुकानें हैं, अब अपनी मर्जी के मुताबिक आप उसका रेट जो है ना, कहते हैं प्याज का अपने लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिर डिपेंड करेगा कि फिर गाहक आपके पास आते हैं कि नहीं आते, आपका सिस्टम किस किस्म का है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता होता है। ये आपको सिंपल तरीके से समझा दिया मैंने कि ऐसे होता है। तो वो जो रेट होता है, जो डिस्काउंटेड रेट भी होता है, वो जो उनका अपना रेट होता है उसके मुताबिक एडजस्ट होता है। मिसाल के तौर पे अगर हैलिफैक्स का जो रेट है इस वक्त 3.5% फर्ज कर लें है, तो वो कहेगा जी मैं आपको कहते हैं 2 साल के डिस्काउंट दूंगा 1% उससे लेस या उससे कम, मिसाल के थ्रू 2.5% देंगे।
तो वो आपको 2 साल की डील में कस्टमर को अपनी तरफ लाने के लिए ना, अट्रैक्ट करने के लिए। फिर जून अगर इसके दरमियान अगर वो रेट ज़्यादा होगा तो वो आपका रेट भी ज़्यादा होता जाएगा। फर्ज करने का 3.5% है और आपको डिस्काउंट मिला हुआ है 1% का, तो आपका 2.5% होगा। लेकिन अगर वो रेट अगर 4% होगा तो आपका रेट भी 3% चला जाएगा। लेकिन अगर वो कम होगा तो आपका रेट भी कम चला जाएगा। तो ऐसे होगा। उसके बाद होता है कि वेरिएबल रेट। वेरिएबल रेट वो होता है जो उनका अपना जो रेट चल रहा होता है, वो उस पर अक्सर लोगों के पास डील वो वाली होती है जब उनके फिक्स रेट वगैरह बाकी रेट खत्म हो जाते हैं, सबसे एक्सपेंसिव होता है वो, उस वक्त आप डिसाइड कर सकते हैं कहाँ जा सकते हैं। फिर एक होता है ट्रैकर। ट्रैकर रेट जो होता है वो ट्रैक कर रहा होता है उसका सेंट्रल बैंक उस वक्त होता है। जिस तरह इंग्लैंड के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड है, तो ट्रैकर रेट जो होता है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड को ट्रैक करता है। जिस तरह इस वक्त बैंक ऑफ इंग्लैंड का रेट जो है 4.25% है, तो आपको बैंक डील देगा कि आपको हम 1% देंगे, ट्रैक करेगा बैंक ऑफ इंग्लैंड के रेट को 1% कहते हैं अबव, को कहेंगे 5.25% देते हैं जी आपको। तो अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड का रेट नीचे जाएगा तो आपका रेट नीचे जाता जाएगा, यानी वो उस बैंक के नहीं, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो मेन बैंक है उसको सो ट्रैक करेगा। ट्रैकर रेट भी काफ़ी पॉपुलर होते हैं। इस तरह जो फिक्स रेट भी आपको, जैसे मैंने पहले बात किया, 2 साल का फिक्स भी करवा सकते हैं, 5 साल का भी, 10 साल का फिक्स भी करवा सकते हैं। वो उसमें ये होता है कि आप पीस ऑफ माइंड होता है। जिन लोगों ने फर्ज कर गाड़ी ली है वो चाहते हैं पीस ऑफ माइंड हो, हमें पेमेंट का ऊपर नीचे का डालना होगा हर महीने। अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है, जो बैंक अपना रेट चेंज कर रहे हैं, तो हमारी मॉर्गेज वगैरह जो मंथली जो देते हैं आप ऊपर नीचे ना हो, तो उसको एडजस्ट करने के लिए, वो इससे बचने के लिए, तो वो उसमें आप डिपेंड करता है आपको लिए कौन सी डील सूट करती है, अपने ब्रोकर वगैरह से अब ले सकते हैं। अब आपने अगर मॉर्गेज लेनी तो कहाँ कैसे मॉर्गेज लेंगे? अगर आप बैंक के पास डायरेक्ट भी जा सकते हैं, अगर आप कहते हैं अगर आपका सारी चीज़ें पूरी हैं और आपको पता है कि आपने कौन सा रेट लेना है, क्योंकि अगर एक बैंक के पास जाएंगे आपको वही रेट ऑफर करेगा जो उस बैंक का अपना है, बाकी का नहीं होगा। इसलिए ब्रोकर्स भी होते हैं मार्केट के अंदर। ब्रोकर का फायदा ये होता है कि वो आपको बताते हैं जो बेस्ट डील लेकर देते हैं पूरी मार्केट के अंदर ना, तो वो इस तरह ये सारा सिस्टम चल रहा होता है, आपको मॉर्गेज इस तरह मिलती होती है। अब आगे आ जाएं कि आपके जो कहते हैं मॉर्गेज का तरीक़ाकार क्या होता है, वो मॉर्गेज आप कहते हैं किस तरह मिलती है। उसमें ये होता है कि जब आप कहते हैं कि मिलती कैसे है, यहाँ का सिस्टम कैसे है। सिस्टम इस तरह के, अगर आप एक 2 तरीके होते हैं। एक तो अगर आप जॉब कर रहे हैं और एक आप अगर बिजनेसमैन है, आप जिसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो आप अपने लिए काम कर रहे हैं। अगर तो जॉब कर रहे हैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, उसमें आपकी पे स्लिप चाहिए होती है। नॉर्मली बैंक आपसे 3 महीने की पे स्लिप मांगता है, 3 मंथ के लिए ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 3 महीने का काम करके जो पे स्लिप देना शुरू कर दें, आपको ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करते हैं सारा कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। उसके बाद अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस कर रहे हैं तो आपका वो एक डॉक्यूमेंट होती है SA 302, जो यहाँ का टैक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो आप डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं ना कि मैंने इस साल इतने पैसे बनाए हैं, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं SA 302। उसके बाद एक होती है और डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं टैक्स ओवरव्यू। टैक्स ओवरव्यू वो डॉक्यूमेंट होती है जो आपको टैक्स पे करते हैं, तो आपको कंफर्मेशन आती है टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि इतना मैं टैक्स पे कर दिया और बाकी रह तो नहीं गया, तो उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं टैक्स ओवरव्यू। तो बैंक को ये दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। मिनिमम यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर ना 2 साल की चाहिए होती है, ताकि देख सके आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आपकी इनकम में लास्ट 2 साल में या 3 साल में किस तरह चल रही है। तो इस तरह आपने इनकम अपनी प्रूव करनी होती है। तो बड़ा ये इन्होंने सिस्टम इस तरह रख दिया हो ताकि किसी के साथ बेइंसाफी वगैरह ना हो, यानी मतलब सिंपल तो करने की कोशिश की है, फिर कॉम्प्लिकेशन अपनी जगह ही होती है। कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, ये मैं आपको फिर ना मुझे कहें। उसके बाद ये होता है कि आपने डिपॉजिट कितना पे करना होता है। जब भी आप मॉर्गेज लेने जाएंगे, जो इंटरेस्ट रेट जो आपको मिल रहे होते हैं वो उसके डिपॉजिट के मुताबिक मिल रहे होते हैं। मिसाल के 5% डिपॉजिट वो होता है कि आप 5% डिपॉजिट देंगे, जितना का आप घर बाय कर रहे हैं 95% जो होगा उसका कहते हैं वो बैंक देगा। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई चीज़ बाय कर रहे हैं 100 पाउंड की, तो अगर उसमें 5% आपका 5 पाउंड ही हो गए ना, तो 95 पाउंड जो होंगे ना उसके, वो आपको बैंक देगा। तो लेकिन आपको फिर इंटरेस्ट रेट जो उसको होगा उतना ज़्यादा मिलेगा। फिर आप 10% देते हैं उसका, उससे इंटरेस्ट रेट आपको उससे अच्छा मिलेगा। फिर अगर आप 15% देते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता कि 5% देंगे तो 6% देगा। हाँ, 5% के बाद फ़र्क पड़ता है। अब मतलब जब 5% पहले 5% पे डिफरेंट इंटरेस्ट रेट होगा, 10% पे, फिर 15% के ऊपर, फिर 25% के ऊपर, और 20% के ऊपर, 25% के ऊपर, ये जितना 5% का फ़र्क पड़ता जाएगा, आपको बेहतर इंटरेस्ट रेट मिलता जाएगा। तो ये ऐसे ही होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी होती है जो आपने पे करनी होती है गवर्नमेंट को, जो टैक्स पे करते हैं जब घर वगैरह बाय करते हैं ना आप, तो गवर्नमेंट टैक्स भी पे करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम बाय, जो पहली दफ़ा ज़िंदगी में अपना घर बाय कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट आपको काफ़ी डिस्काउंट दिया हुआ है। आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं, वो चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, या आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आपका ये आपने ऑलरेडी घर बाय किया हुआ है, लेकिन और आप वो घर बेच कर कोई नया घर बाय कर रहे हैं, फिर आपको वो डिस्काउंट आपके लिए नहीं है, उसमें आप फिर भी आप ये चीज़ें जाके चेक कर सकते हैं। अब ये सारा प्रोसेस होता क्या है, ये कैसे सारा सिस्टम चलता है? होता सिस्टम ये है कि जब फ़र्ज़ कर लें आपने कोई घर बाय करना है, तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल। इसी तरह होता है जिस तरह एक प्रोविजनल लाइसेंस होता है ना,
कि आप जाते हैं, आप सारे डॉक्यूमेंट, आप ब्रोकर के पास, बैंक के पास जाते हैं, आप कहते हैं मेरी इतनी इनकम है और ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, तो वो आपको ना सिस्टम में चेक करते हैं आपके बारे में यहाँ पे ना। तो वो एक सॉफ्ट या क्रेडिट चेक होता है। अब ये क्रेडिट चेक क्या होता है? जब भी आपके मॉर्गेज अप्लाई करते हैं, आप कोई भी लोन अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, यहाँ पे बाहर के मुल्कों में, यहाँ पे इंग्लैंड में, अमेरिका, यूरोप, हर जगह पे ना यहाँ पे एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। आपकी चीज़ें बच नहीं सकते। हर चीज़ जो भी अप्लाई कर रहे हैं, जो भी लोन है, जितने बैंक अकाउंट हैं आपके, जिन एड्रेसेस पे आप रह रहे हैं ना, वो सारे वहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं। अगर रिकॉर्ड नहीं होंगे तो फिर आपको यहाँ कोई चीज़ मिलेगी भी नहीं। देखें, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूं, जिन्होंने कैश पे घर बाय करना है उनको चीज़ जरूरत ही कोई नहीं है। कैश कहते हैं ना, कैश इज किंग। तो आप कैश की जाके बाय कर लें, आपको फिर चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपको इस वीडियो की जरूरत भी नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए जिनके पास कैश घर बाय करने के लिए नहीं है। तो जो सेंट्रल रिपोर्ट होती है ना, उसे कहते हैं एक्सपीरियन और एक्वाफैक्स से 2 कंपनीज हैं यहाँ पे ना। वी आर अमेरिका के अंदर यही कंपनीज हैं। तो वो आपको वहाँ पे ना सारा सिस्टम होता है। जितने बैंक अकाउंट आपके होते हैं, आप जिन एड्रेसेस पर रहे होते हैं, वो सारा सिस्टम रिकॉर्ड होता है। और बैंक के लिए आसानी होती है, जब आप मॉर्गेज अप्लाई करते हैं, बैंक आपको वहाँ चेक करता है। तो उसमें बड़ी आपने एहतियात करनी है कि आपके पास, अगर आपका लोन आपने पहले लिए हुए, अपनी पर्सनल लोन जिसे कहते हैं, अपनी ज़ाती इस्तेमाल के पैसे लिए हैं बैंक से, कोई क्रेडिट कार्ड लिए हुए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। तो उसमें वो चेक करते हैं आपकी पेमेंट तो लेट नहीं है, इसलिए एहतियात करें। लोन आपका होना कोई बुरी बात नहीं है, क्रेडिट कार्ड होना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पेमेंट अगर आपकी लेट हो रही तो उससे आपका काफ़ी फर्क पड़ेगा। मॉर्गेज फिर ही मिल जाएगी आपको, लेकिन फिर आप कहीं तो होता है मेन बैंक जो होते हैं इसको अच्छा नहीं समझते, फिर आपको उनसे शायद मॉर्गेज ना मिले, आपको किसी दूसरे बैंक के पास जाना पड़े। जो आम जो छोटे लेवल के बैंक होते हैं, फिर आपको उसका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिलेगा, तो उस पर यह फ़र्क पड़ता होता है। एक उसके बाद होता है CCJ, जिसे कहते हैं काउंटी कोर्ट जजमेंट। मिसाल के तौर पर होता है, एक होता है पेमेंट लेट करना, एक होता है पेमेंट बिल्कुल ही ना करना। तो उससे होता है फिर आपको वो जो कंपनी होती है आपको कोड लग जाती है, कोड आपके नाम के ऊपर CCJ लगा देता है। वो एक खास किस्म की होती है, आपका टर्म यूज़ करते हैं वो। उससे ये होता है कि आपको जो मॉर्गेज होती है ना, आपको बहुत मुश्किल से मिलती है। और फिर वो कुछ ही बैंक देते हैं आपको, जो वो भी आपको इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा देते हैं, क्योंकि वो रिस्क भी तो ले रहे होते हैं ना। आपको देखते हैं कि भाई बंदे ने ऑलरेडी पेमेंट नहीं की हुई, जितना रिस्क ज़्यादा वो लेंगे, फिर आपको उतना भी चार्ज भी करेंगे। ये होता है। इसी तरह कि अगर आपका किरदार अच्छा है, आप हर बंदे अच्छे हैं, तो आपके रेपुटेशन अच्छी होगी, लोग आपको अच्छे नाम से याद करेंगे। अगर आपका किरदार अच्छा नहीं है, आप मतलब दो नंबर के इंसान है, तो आपकी रेपुटेशन भी ऐसी होगी। यही चीज़ को, सिस्टम को इन्होंने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। अगर आपने सारी पेपर टाइम पे की हुई हैं, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बहुत सिंपल है, यानी इंसाफ वाला सिस्टम है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो पे वगैरह जो आती है, उसमें आपका मॉर्गेज कितनी मिल सकती है। देखिए, अगर आप जो जॉब कर रहे हैं, आपकी जो पे स्लिप होती है, उसके में लिखी होती है ग्रोस पे, एक होती है नेट पे। ग्रोस पे वो जो होती है, जो टैक्स पे करने से पहले होती है। मसाला आप अपनी अगर पे स्लिप चेक करें ना, तो पे स्लिप में एक होती है नेट पे, जो बिल्कुल आपका टैक्स काट के, नेशनल इंश्योरेंस नंबर काट के ना, आपके नीचे नेट पे होती है, जो आपके बैंक अकाउंट में आती है। वो नहीं, जो ग्रोस पे होती है टैक्स से पहले, जो आपके पूरे साल की, मिसाल के तौर पे आप कहीं जगह जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा भैया आपके पूरे साल की जो सैलरी है वो 50,000 पाउंड है, तो आपकी वो पे कंसिडर होगी। तो उस पे के ऊपर उसके बाद टैक्स वगैरह बाद में होते हैं। तो आपको उसको अगर 4 दफ़ा, जो अगर आप एक बंदा घर बाय कर रहा है ना, तो वो उसको 4 टाइम या 4.5 टाइम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब आप फर्ज कर लें, अगर आपकी कहते हैं इनकम 50,000 पाउंड है ना, तो आपको जो मॉर्गेज मिलेगी उसको 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 लाख मिलेगी। अगर उसको 4.5 पॉइंट मल्टीप्लाई कर लें, तो आपको उसको कैलकुलेट खुद भी कर सकते हैं। तो ऐसे होगा। अगर आप ज्वाइंट एप्लीकेशन अगर आप कर रहे हैं, ज्वाइंट एप्लीकेंट हैं, आप और आपकी जो वाइफ है, आपका दोस्त है, भाई है, दो मिलकर ले रहे हैं, तो फिर वो आपको 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें उसको। मिसाल के तौर पर अगर आपकी कहते हैं इनकम जो है वो 50,000 है, तो उसका 5 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें, या 5.5 टाइम। तो इस तरह अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो इनकम निकलेगी उतनी ही मॉर्गेज मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो उतनी मिलेगी। उसमें ये होता है कि अब वो ये भी चेक करते हैं कि आपके एक्सपेंसेस क्या हैं। वो जहाँ पहले बात की थी, आपका लोन है, क्रेडिट कार्ड है, अगर आपकी उसकी पेमेंट भी जा रही है, तो बैंक ये भी चेक करता है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है। कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है ना यहाँ पे, वो होती है अफोर्डेबिलिटी। आप अफोर्ड भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब कई बंदे मुझे मिलते हैं, मेरे पास इतना डिपॉजिट है, मेरी इतनी पे है, मैंने मॉर्गेज लेनी है। ऐसे नहीं होता। अगर आपने पहले लोन लिए हुए, अच्छी वो बुरी बात है, उसमें नहीं है, लेकिन आपकी लोन की किस्तें भी जा रही हैं, आपके क्रेडिट कार्ड की किस्तें भी जा रही हैं, आपके बच्चे वगैरह भी हैं, तो बैंक ये चेक करता है भाई आपके पास एंड पे इतने पैसे बचते हैं कि आप मॉर्गेज दे सकें, आप सारा कुछ पेमेंट करने के बगैर। ऐसे नहीं है कि आप कहते हैं मेरी इतनी इनकम, मुझे इतनी मॉर्गेज चाहिए। वो उसे कहते हैं अफोर्डेबिलिटी चेक। अफोर्डेबिलिटी चेक के अंदर आपकी सारी चीज़ें चेक होती हैं आपके। इसलिए बेहतर यही है कि अगर आपके पास एक इनकम बना रहे हैं आप, और आप चाहते हैं मॉर्गेज लेना, तो अगर आप सीखते हैं कि आप बड़ा घर लेना चाहते हैं, या आपके कहते हैं जो इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, आप जो आगे लोन लिए हुए हैं, क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं, उनकी पेमेंट उनको पे कर दें, ताकि आपकी अफोर्डेबिलिटी में इजाफा हो। अगेन मैं कहूँगा वो लोन क्रेडिट कार्ड लेने मसला नहीं, उससे फायदा ही होता है। वो चेक ऐसा होता है कि आप देखते हैं अगर आप पेमेंट टाइम पे कर रहे हैं ना, तो बैंक इसको अच्छा समझता है। वो इस तरह अगर आप किसी बंदे से एक पैसे ले ना, उसको टाइम पे वापस कर दे, आपको डेपुटेशन बढ़ जाती है ना उससे।
लेकिन वो टाइम पे वापस भी तो करनी होती है ना, तो वो बैंक देखता है कि इस बंदे ने टाइम पे पैसे लिए वापस भी कर दिए, तो उससे आपको फ़ायदा ही होता है। अब ये सारा प्रोसेस क्या है, तो फिर वो इस तरह के, अगर पहले आप जब किसी ब्रोकर के पास, बैंक के पास जाते हैं, उनको बताते हैं मेरी इतनी इनकम है, तो सारी कैलकुलेशन करके आपको देता है एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल। एग्रीमेंट प्रिंसिपल होता है जिसका प्रोविजनल लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस नहीं होता, वो हल्का सा होता है, सॉफ्ट क्रेडिट चेक होता है, वो चेक करते हैं आपने पेमेंट लेट तो नहीं की हुई, तो आपको एक पेपर दे देते हैं, उसे एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल कहते हैं कि इतनी का आपको मॉर्गेज मिलने के चांस हैं। वो 100% नहीं होता कि चांस बता देते हैं। वो आप लेके जाते हैं स्टेट एजेंट के पास, स्टेट एजेंट को बताते हैं कि जी देखें जी मेरी कहते हैं इतनी इनकम है, स्टेट एजेंट फिर आपको दिखाता है प्रॉपर्टीज़। पहले ऐसा होता था, पहले इसकी खास ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब काफ़ी सालों से, आप कैसे 10-12 सालों से इसकी बहुत स्ट्रिक्ट कर दी है इन्होंने। वो जब तक वो पेपर नहीं होगा कोई भी स्टेट एजेंट आपको प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। तो वो दिखाते हैं, उसके बाद आप देखें जी आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है, आप उस पर ऑफर देते हैं अपनी, देखिए आपको 5 लाख की प्रॉपर्टी पसंद आ गई, आपने ऑफर दी है, आप कहते हैं मैं आजकल तो आपको बहुत कम प्राइस कम नहीं होती, आपने 5 लाख की ऑफर दी, आपकी ऑफर एक्सेप्ट होगी। अब वो जो ऑफर होती है आप बताते हैं बैंक को आकर, ब्रोकर को बताते हैं कि मेरी ऑफर एक्सेप्ट हो गई है और मैंने कहते हैं आगे बढ़ना है। तो वो होता है कि फिर आपके पास फुल एप्लीकेशन होती है, वो ब्रोकर जो होगा, आपका बैंक जो होगा, उसके फुल एप्लीकेशन करेगा, सारा चेक होगा, आप कितने एक्सपेंसेस हैं, बच्चे वगैरह सब कुछ एवरीथिंग होगा। उसके बाद आपका लोन कम भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, वो कहोगे बैंक सारी कैलकुलेशन करनी होती है ना आपकी सारी। उसके वो जो होता है ना, उसके बाद आपके पास फाइनल ऑफर आती है। ऑफर का मतलब होता है कि बैंक ने सब कुछ करके, अगर सब कुछ ठीक है, आपको अप्रूवल हो जाती है एप्लीकेशन, बैंक आपको कहता है ठीक है, हम आपका मॉर्गेज देने के लिए तैयार है। वो होती है 100% का आपको मॉर्गेज आप हो गई है बाप की। वो जो एग्रीमेंट प्रिंसिपल पहले जो आप स्टेट एजेंट के पास लेके जाते हैं ना, उसकी जो वो होता है 3 महीने के लिए वैलिड, कि 3 महीने का टाइम होता है आपके पास आके प्रॉपर्टी वगैरह बाय करने का, मतलब प्रॉपर्टी का कोई घर वगैरह ढूंढने का, घर वगैरह फ्लैट वगैरह ढूंढने के लिए आपको 3 महीने का टाइम होता है। उतने में आप ढूंढ लेते हैं घर, आपको जरूरी नहीं 3 महीने लगाने हैं, आप 1 हफ्ते में ढूंढ सकते हैं, आप महीने में ढूंढ सकते हैं, वो आपको डिपेंड करता है आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आती है नहीं आती। उसके बाद जो अगला होता है ना, जब जो ऑफर मिलती है आपको, जिसमें 100% कन्फर्म हो जाती है मॉर्गेज आपकी, वो 6 महीने के लिए वैलिड होती है। वो 6 महीने के अंदर आपने घर की सारी ट्रांजैक्शन पूरी करनी होती है। उसके बाद काम होता है वकील का, आपका वकील होता है, सॉलिसिटर जो होता है जिसे कहते हैं, लॉयर कहते हैं, और जो जिससे आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं ना, उनका सॉलिसिटर, आपस में कम्युनिकेशन उनकी होती है। आप फिर आराम से साइड पे होकर बैठ जाते हैं, वो चेक करते हैं घर में मसला तो कोई नहीं है, काउंसलर लोकल जो चेक करते हैं डिपार्टमेंट के जरिए, वाटर एवरीथिंग, वो सारी कम्युनिकेशन होती है। ज़्यादा टाइम इसमें वकील ही लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पूरा लॉ बना दिया हुआ ताकि हर चीज़ रेगुलाइज हो, हर चीज़ एक तरीके से चले ना, कोई मतलब बहाना रह जाए। आप देख लो हमारे पाकिस्तान में कहते हैं मसले मसाइल घरों के बाद में कोई ना कोई वारस निकल आते हैं, प्रॉब्लम ही कितनी होती है, क्योंकि एक कानूनी बना हुआ, हम आपस में अपने थोड़े पैसे बचाने के लिए 2 नंबर तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, बाद में सारे से जिंदगी भुगतनी पड़ती है। तो यहाँ पे ऐसा मसला कोई भी नहीं है। यहाँ पे अगर आपने प्रॉपर्टी बाय की है, 100 साल बाद आएंगे ना भाईजान, वो आपकी प्रॉपर्टी आपके पास होगी, आपके वारसों को मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम होगी। इसलिए यहाँ पूरी दुनिया के लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट यहाँ करने नहीं आते। वो अरब से लेकर अफ्रीका से लेकर हमारे लोगों से लेकर हर बंदे यहाँ इन्वेस्टमेंट इसीलिए की हुई है कि इन्हें कानून बना दिया हुआ है। जहाँ कानून की हुक्मरानी होगी ना, वही मदद तरक्की करेगा। ये अपनी जेहन में बात रख लें। उसके बाद जब वकील सारा मुकम्मल हो जाता है तो आप एक अगली स्टेज आती है एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि आपका वकील आपको बुला के कहता है ये आप सब चीज़ें सही हैं, आप हैप्पी हैं, आगे ये डॉक्यूमेंट साइन कर दें। जो जिससे आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं वो भी अपने वकील के पास जाते हैं, वो भी जाके इसी तरह आप डॉक्यूमेंट साइन कर लेते हैं। आपने उससे पहले अपना डिपॉजिट जितना भी आपने पहले तय किया होता है बैंक के साथ, ब्रोकर के साथ 5% 10%, वो अपने वकील को भेजना होता है। बैंक बुक को कोई नहीं इन्वॉल्व भी होता है, कोई ब्रोकर को नहीं देना डिपॉजिट, आपने अपने वकील को देना है। आपने वो बैंक जब उसके बाद डिपॉजिट चला जाता है, आप साइन कर देते हैं, तो आप जाके कहते हैं वो उसके बाद सब कुछ कंक्रीट डन हो जाती है चीज़। अब ये होता है कि अब ये एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले, यहाँ इंग्लैंड के अंदर ये रूल है कि एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले कोई भी पार्टी पुल ऑफ कर सकती है। मिसाल के तौर आपका माइंड चेंज हो जाएगा, आपसे मसला पेश हो जाए, आप कहीं मैंने ये घर बाय नहीं करना, तो आपको कोई पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी। जो थोड़े बहुत वकील के पैसे आपने होंगे ना, तो वही होंगे, तो आप उससे पहले पुल आउट कर सकते हैं। जिससे प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं, जो सेलर है वो भी पुल आउट कर सकता है। इसलिए एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले ना कोई भी काम हो सकता है इस चक्कर में। लेकिन जब आप एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं, फिर कोई पार्टी पुल आउट नहीं कर सकती। उसके बाद जो होता है, क्या कहते हैं, वकील होता है, वो अपने बैंक को कहता है, और बैंक जो होता है जाके उससे 2 वीक के अंदर उससे ना के पैसे मुझे भेज दो, जो मॉर्गेज के पैसे हैं, तो बैंक वो पैसे जो आप वकील को ट्रांसफ़र कर देता है, और जो वो आपका वकील जो होता है वही पैसे जो होता है जिससे आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं उसके वकील को भेज देता है। उसका वकील कंफर्म करता है पैसे मेरे पास आ गए हैं, और जब पैसे आ जाते हैं तो फिर कहता है ये सब कंफर्म हो गया। आपका वकील आपको बताता है ये आपके सारी ट्रांजैक्शन पूरी हो गई है, अब ये घर आपका हो गया। आपने जाके वो कहते हैं स्टेट एजेंट से कॉल आती है, आप जाकर चाबी ले लेते हैं। ये ऐसे सारा सिस्टम होता है यहाँ पे। इस तरह ये पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम इस तरह का है।
उसमें आपने घर की, फिर आपने यहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट है, आपने घर की इंश्योरेंस भी करवानी होती है। ये सारा जहाँ चेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वहाँ पे आपने घर की इंश्योरेंस भी करवानी होती है। ये इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होती है ताकि घर का डैमेज हो जाए, फर्ज कर लें आपको घर की आग वगैरह लग जाती है, तो आपकी इंश्योरेंस हो, तो अगर आपको इतने पैसे नहीं होंगे तो घर कैसे ठीक करवाएंगे। अगर इंश्योरेंस वही होगी, कोई ना कोई हादसा पेश इंसान से आ ही जाता है ना घर के अंदर, तो वो इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी होती है। इंश्योरेंस दो तरह की होती है अभी तक जो है, जो लीगल रिक्वायरमेंट जो है ना वो यही है कि आपने बिल्डिंग इंश्योरेंस करवानी है। इंश्योरेंस दो तरह की होती है, बिल्डिंग एंड कंटेंट। कंटेंट वो होती है जो घर की चीज़ें पड़ी होती है, आप उसकी इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। मेन इंश्योरेंस अभी तक के कानून के मुताबिक सिर्फ बिल्डिंग इंश्योरेंस है, यानी दीवारें वगैरह घर को, ये चीज़ ज़रूरत होती है। जो मैंने पहले बताया था कि आप एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले जो है आप क्या कहते हैं कोई पार्टी पुल आउट कर सकती है। ये इंग्लैंड का रूल है, स्कॉटलैंड में नहीं है। शायद इंग्लैंड में ये रूल बाद में चेंज हो जाए, वो बाद में ऐसा ना हो। तो ये पहले ये बात के में बिल्कुल हो सकता है, और भी इसको भी इसमें कहूँगा ये प्रॉपर्टी की मार्केट बड़ी अहम है, इसके अंदर इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो इस तरह ये सारी ट्रांजेक्शन पूरी हो जाती है। अब अगर बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पे घर वगैरह क्या चक्कर होता है, ये फ्लैट वगैरह क्या होते हैं, तो अब जल्दी बताने की कोशिश करूँगा कि घर यहाँ पे होते हैं, ये 3-4 तरह के होते हैं। एक होता है आपका टेरेस्ड हाउस। जब घर बाय करने जाते हैं तो इस तरह की आप देखना है। एक होता है टेरेस्ड हाउस। टेरेस्ड हाउस वो होता है जिसके राइट पे भी घर होता है और लेफ्ट के ऊपर भी घर होता है, वो दरमियान में होता है, उसकी कीमत सबसे कम होती है, तो वो टेरेस्ड घर होता है। इसमें 2 बेडरूम हाउस भी होते हैं, 3 बेडरूम होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कहते हैं कि आपकी कहते हैं घर बाय कर सकते हैं। अब अगर आप फर्ज कर आप कहते हैं कि मैं 5 लाख घर बाय करना है, लेकिन आपकी इनकम भी उतनी नहीं है, तब नहीं बाय कर सकेंगे। तो आप कहते हैं डिपेंड करता है आप कितना आपकी इनकम है, कितना डिपॉजिट है आपका। उसको होता है सेमी डिटैच। सेमी डिटैच हाउस वो होता है कि जिसके आप कहते हैं एक साइड पे घर होगा, एक साइड पे साइड से रास्ता होगा आप गार्डन में जाने के लिए, पीछे से जाने के लिए। उस बड़े पॉपुलर है यहाँ पे, बड़े ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम वही घर लें, क्योंकि उसमें कुछ वो आप खरीद भी सकते हैं। एक होता है एंड ऑफ टेरेस। एंड ऑफ टेरेस वो भी सेमी डिटैच की तरह ही होता है, जिसमें एक साइड पे घर होता है और एक दूसरी साइड पे घर नहीं होता, वो गली के आखिर में होता है, साथ सड़क जा रही होती है, उसे एंड ऑफ टेरेस का हाउस कहते हैं। और एक होता है डिटैच। जो डिटैच घर होता है उसके ना लेफ्ट पे घर होता है ना राइट पे घर होता है, दोनों साइड पे घर नहीं होता, वो बिल्कुल अलग ही होता है, वो सबसे महंगा होता है। तो अक्सर एंड पे तो अक्सर लोगों की ख्वाहिश यही होती है, लेकिन वो आप अगर मेहनत करें और अपने और आगे बढ़ें तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो इस तरह वो डिटैच हाउस इस तरह का होता है। फिर होते हैं फ्लैट। अब जितना फ्लैट भी आप बाई कर सकते हैं। अब अक्सर लोग जो होते हैं वो कहते हैं घर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्लैट भी काफ़ी महंगे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। उसमें ये होता है कि आपको फ्लैट डिफरेंट किस्म के ऑप्शन में मिल जाते हैं। फ्लैट में और घर में फ़र्क ये होता है कि घर जो होता है वो फ्री होल्ड होता है। मतलब फ्री होल्ड का मतलब ये होता है घर, वो ज़मीन जो है वो घर है, वो सारी ज़िंदगी नस्ल जो होगा आपका ही रहेगा। उस पर कोई ये 100 साल पे उस पर कोई लिमिट नहीं होती, वो हमेशा के लिए आपका हो गया। और जो फ्लैट होते हैं उनकी लीज होती है, मतलब फ्लैट की किसी की लीज होगी 100 साल, किसी की 200 साल होती है, किसी की बहुत ज़्यादा होती है, इस तरह होता है। मिसाल के तौर वो ये होगा कि आप वहाँ पे 100 साल बाद वो फ्लैट आपका नहीं रहेगा। आप अब तो बंदा इतनी जिंदा रहता भी नहीं है, लेकिन बंदा अगर आप दूर की सोचनी है तो वो इतनी देर में वो फ्लैट आपका नहीं रहेगा। बाद में जो जिसने वो फ्लैट बनाए होंगे ना, जिसकी ज़मीन होती है वहाँ पे, जिसके ऊपर उसने फ्लैट बनाए होते हैं, वो उसकी ज़मीन होती है, फ्लैट पे एंड पे उसी को चले जाते हैं। तो वो फ्लैट में घर में ये फ़र्क होता है। फ्लैट्स के अंदर एक प्रॉपर सिस्टम होता है, अच्छे फ्लैट ऑन लिफ्ट लगी होती है, लेकिन फ्लैट्स के अंदर ये भी होता है कि वहाँ आपने सर्विस चार्जेस देने होते हैं, ग्राउंड रेंट देना होता है, ये चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। अब उसमें आपको कई फ्लैट सस्ते तो मिल जाएंगे, लेकिन उसमें अब ये चीज़ें ख्याल रखना है कि आपने जब भी लेना है उसकी लीज जो है ना वो लंबी होनी चाहिए, कम से कम 100 साल से ऊपर होनी चाहिए, 120 साल कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। कहीं के फ्लैट की लीज 1000 साल भी होती है वैसे, इस तरह का। तो ये फ्लैट्स में और घरों में ये फ़र्क होता है कि फ्लैट्स में मतलब लीज होती है, इनके अंदर घरों में फ्री होल्ड होते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं होती। तो ये इस तरह का ये सारा सिस्टम चलता है। देखिए यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर यहाँ ने प्रॉपर्टी के ज़रिए बहुत फ़ायदा उठाया, और यहाँ के लोगों ने उसके ज़रिए इन्होंने प्रॉपर्टी से अपनी पूरी इकॉनमी बिल्ड की हुई है। ये तो ये बताने की मैं कोशिश करती, ये वो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, बाय करने का तरीक़ेकार था कि जो आपने अपने रहने के लिए, अपने लिए फैमिलीज़ ने अपने लिए लेना है, अपने लिए बाय कर रहे हैं। दूसरा घर होता है बाय टू लेट। बाय टू लेट होता है जो आपने गाड़ी लेके किराए पे चढ़ा देना है, उसका सिस्टम डिफरेंट यहाँ ने रखा हुआ है, अब काफ़ी आसान कर दिया। लेकिन उसका टैक्स का सिस्टम उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया। उसमें ये कर दिया कि अगर आपने कहते पहले होता था कि आपने जो कहते हैं मॉर्गेज दे रहे हैं ना उसके ऊपर, उस पर आप टैक्स क्लेम कर सकते हैं, अब नहीं है। तो अब उन्होंने वो क्या, अब उसके लिए अक्सर लोग क्या कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी बाय करते हैं ना, एक तो घर अपने लिए दे रहे हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट के लिए कि मैं गाड़ी लूँ किराए पे चढ़ा दूँ पैसे आएंगे मुझे, वो अब वो कंपनीज पे लेते हैं टैक्स के बचाने के लिए। उसमें आपको जो घर बाय करते हैं आपको टैक्स वगैरह ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो बाय टू लेट घर कैसे खरीदें, उसमें ये सब बड़ा सिंपल सा फार्मूला, उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, बैंकों ने काफ़ी आसान कर दिया है। वैसे भी उसमें आपका 25% डिपॉजिट होना चाहिए, कितने का भी घर क्यों बाय कर रहे हो,
मिसाल अगर 1 लाख का बाय कर रहे हैं तो सीधी बात है आपका 25% डिपॉजिट होना चाहिए। जो इनकम वगैरह इनकम आपका वो बैंक को इतना चेक कोई नहीं करते इतना। अगर वो कोई 1-2 बैंक चेक कर भी लें तो आपकी बस ना इनकम 25,000 पाउंड साल की होनी चाहिए, ओनली 25,000। वो ये इस तरह होता है बाय टू लेट के अंदर। फिर उसके ऊपर वो बैंक ये भी चेक करता है कि आपको उसका रेंट कितना मिलेगा। अक्सर बैंकों ने ज़्यादातर को यही चेक करा कि आपका कम से कम जिसका रेंट है ना आपकी मॉर्गेज से 130% होना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपकी कहते हैं टैक्स इनकम के 130 से लेकर 145%। मिसाल के तौर पे आपको बताने के लिए आपको 1,000 पाउंड मॉर्गेज है तो आपका जो रेंट है ना जो मिलना चाहिए आपको वो कम से कम 1300 पाउंड 1400 पाउंड होना चाहिए। उसके लिए आपको लेटर चाहिए होगा लोकल स्टेट एजेंट के जरिए। तो आपने वो जाकर दिखाना होगा कि मुझे मेरी इतनी कहते हैं मुझे इतना वहाँ रेंट मिल जाएगा। तो ये वो जो बाय टू लेट का जो चक्कर होता है ना लेने का ये तरीकाकार ये होता है। अब मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान इससे कैसे फायदा उठा सकता है। जैसे मैंने पहले कहा था पाकिस्तान में हर बंदा ऊपर से लेकर ना नीचे तक जिससे मुझे पूछे वो प्रॉपर्टी का काम ही कर रहा है। वो किसी मुझे की कर रहे हैं भाई वो ये अपना प्रॉपर्टी का काम है, मतलब हर प्रॉपर्टी का काम कर रहा है। और जिस मुल्क में इससे यही काम हो रहा है तो क्यों ना उससे फायदा उठाया जाए, उसको आप अच्छे तरीके से कानून के दायरे के अंदर लेके आए। जैसा यहाँ पे है कि आप उसका जिस तरह देखें अगर हम काम करना चाहें तो कर सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में नादरा का सिस्टम ज़बरदस्त हो चुका है कि आपने एक सिम भी लेनी है आपको अपना शनाख्ती कार्ड हर चीज़ चाहिए होती है, कर दिए सिस्टम ना। इस तरह आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि इसको इस दायरे के अंदर लेके आ सकते हैं जिससे हर बंदा गाड़ी वगैरह बाय कर रहे हैं उसको आप कहते हैं उस सबसे पहले जो उसके अंदर होना चाहिए कि आपका कहते हैं सोलिसिटर इन्वॉल्व होना चाहिए, यानी आपका वकील होना चाहिए जिससे गाड़ी बाय करें उसका भी और जो गाड़ी खरीद रहा है उसका भी, ताकि आपस में तरीके से लीगल तरीके डॉक्यूमेंट हो ताकि कल को कोई क्लेम ना बजे। कुछ जैसा यहाँ पे ना जो वकील जो होता है वो चेक कर लेता है सारा कुछ के पीछे का मसला तो नहीं है। इस तरह ये वकीलों की जिम्मेदारी होती है। पाकिस्तान में अगर सिस्टम अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से बनाया जाए, सिस्टम शायद मौजूद ही होगा बल्कि है मौजूद लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं ना हो रहा, तो वो सारा अच्छे चेक कर लेगा ताकि बाद में खजलवारी ना हो। अक्सर नहीं होता आप घर बाय करते बाद में कोई उसका निकलाते हैं वो वाली वारस उस घर के बाद लड़ाइयाँ होती हैं, वो मतलब वो स्टे ऑर्डर हो जाते हैं, वो सारी से जिंदगी बंदे की ज़ा भी गुजरती है। वो इस तरह के मामला इसलिए होते हैं। दूसरा टैक्स के चक्कर के अंदर भी अगर आप टैक्स को तरीके से रेगुलाइज करें आप उसको तो उससे उसको आसान बनाएं ताकि उसको अच्छी तरीके से कर सकें। दूसरा घर लेने की ख्वाहिश किसकी नहीं होती है। पाकिस्तान इतना आबादी है, सिर्फ पाकिस्तान के शहर लाहौर कराची इस्लामाबाद तो नहीं है, पूरा पाकिस्तान बड़ा पड़ा है। तो इसमें आप पूरे पाकिस्तान अगर आप इस तरीके से करेंगे आज से 50 साल बाद 100 साल बाद आप पाकिस्तान एक डिफरेंट कंट्री बन कर निकलेगा, क्योंकि हर बंदे को घर तो चाहिए होता है। अब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में मेरी पहली वीडियो मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। ये फसाद की जड़ है, ये मजहबी असूलों के भी खिलाफ है और ये अहलाकी असूलों के खिलाफ है और कानूनी लिहाज से तो आप चेक करते कितनी वहाँ मसले मसाले होते हैं, सारी सारी जिंदगी कितनी नस्लें बड़ी हो जाती हैं एक एक कमरे में और कितना वहाँ पे गंद पड़ा होता है। वो ये लेकिन होता क्या कि बंदे के पैसे भी नहीं होते घर लेने के लिए और कहीं इससे भी नहीं जा रहे होते, कहीं घर जाएंगे वहीं हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर आप उसको तरीके से कर देंगे, अगर आप बैंकों के तरीके से आप इस सिस्टम को लेके आएंगे तो उससे हर बंदा अपना घर बाय कर सकेगा। लेकिन यहाँ पे ये होता है ना कि यहाँ सिस्टम इस तरह का अगर आपने फर्ज कर मॉर्गेज दे रहे हैं इंग्लैंड वगैरह के अंदर बाकी मुल्कों में और आपने महीने की जो आपने घर बाय किया बैंक को दे रहे हैं, अगर आप नहीं देते किसी वजह से तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट भी थोड़ी सपोर्ट करती है। अगर वो ना भी करती हो, अगर आप मॉर्गेज ना देते हो ना, बैंक आपको लेटर भेजता है कि मॉर्गेज आपकी नहीं आई, वो 2-3 महीने तक अगर वो आपको थोड़ा टाइम देते हैं, अगर ना हो तो फिर आपका लीगल प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर आप उसका मॉर्गेज ना पे सकें या किसी वजह से आप ना पे कर सकें या कोई और वजह हो तो आपको कोर्ट ले जाते हैं। बैंक कोर्ट में जाके एक प्रोसेस से गुजर के बैंक आपसे वो घर वापस ले लेता है। यानी सिस्टम बना दिया ना, फेयर सिस्टम है। ये नहीं कि अगले दिन बैंक बाहर पहुंच जाए काट निकलो था, ऐसे नहीं है। अब पाकिस्तान में इस सिस्टम ऐसा है नहीं है। पाकिस्तान में वहाँ लड़ाई झगड़े वो गन्ने गुने निकल आती है, मतलब लोग इधर मारने में उतर आते हैं। अगर बैंकों का सिस्टम को फेयर बनाया जाए, अगर बंदे को आम बंदा जो है उस जो एक छोटा मोटा काम करने वाला बंदा भी है जो जिसका अपना बिजनेस भी है, वो अपनी इनकम को सीधा बताए कि मैं तुझे काम कर रहा हूँ। अगर वो कल को मॉर्गेज ना पे कर सके, अपना बैंक की जो लोन महीने के महीने किस्तें पे करनी है, तो बैंक के पास इतना इख्तियार होना चाहिए कि कोर्ट भी सिस्टम इस तरह ठीक होना चाहिए। मतलब है कि ये सारा सिस्टम ओवरऑल होने वाला है। अगर मुझे एक चांस मिले या मुझे बताए तो मैं सारे सिस्टम को बना कर दे सकता हूँ, या इसको मतलब आप कह सकते हैं कि मैं उसको कहते हैं हेड कर सकता हूँ, ताकि पाकिस्तान जो है ना, मैं ये नहीं, मेरे जैसे भी कई वो लोग मौजूद है, मैं अकेला तो नहीं, मैं तो वैसे एग्जाम्पल तौर पर पेश कर रहा हूँ मैं, ताकि और पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। देखिए जी, एक बंदा वहाँ पे जो है, मैं बार बार क्या नाम लेना, उस बंदे ने पूरा अपने एक एम्पायर खड़ी कर ली, तो आम बंदे के लिए को फायदा इतना हासिल नहीं ना हो रहा। तो आम बंदा जब दूर दराज शहर में बैठा हुआ है, हर बंदे का हवाई चल रही है, घर में जायदाद के मामले में कितनी पाकिस्तान लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब कत्ल वारत हो जाती है जायदाद के ऊपर। इन मुल्क में इतनी खास क्यों नहीं होती? क्योंकि सिस्टम बना दिया ना उन्होंने
तो इसलिए अगर आप इस क्योंकि नादरा का सिस्टम पहले मौजूद है, अगर आप जिसको सिम वगैरह ले सकते हैं तरीके से, तो इस सिस्टम को भी आप सही तरीके से कर सकते हैं कि अगर आप एक बंदे ने गाड़ी वगैरह बाय करना है, अगर दो बंदे भी मिलकर बाय कर सकते हैं, लेकिन वो अपना जाएँ बताएं कि मैं इतनी देर का जॉब कर रहा हूँ, मेरी इतनी इनकम है, आप उस मुताबिक अपनी इनकम के अपनी हैसियत के मुताबिक छोटा सा घर पसंद कर लें, बताएं कि इतनी महीने की मैं किस्तें अफोर्ड कर सकता हूँ मैं, और डिपॉजिट वगैरह जहाँ पे इधर उधर उधार पकड़ के घर बाय करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अक्सर लोग पाकिस्तान में तक बीवी का जेवर भेज देता, वो अब ससुराल को पैसे फाड़ ले, वो फिर भी पैसे, अब तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया, कोई बाय नहीं कर सकता। कम से कम आप डिपॉजिट तो पे कर सकते हैं ना, आप उससे आप कहते हैं कि मैं इतने पैसे मैं पे कर लेता हूं, बाकी पैसे बैंक दे देता है, आप वो घर खरीद लें, महीने महीने किस्तें पे करें। देखिए एक आम बंदा, फैमिली वाला बंदा अपने बच्चों के साथ रह रहा है, उसने क्या मतलब है, क्या कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर सिस्टम ठीक होगा तो वो अब महीने के पैसे पे करेगा। हाँ, किसी वजह से अगर उसको जॉब चली गई है, जब मसला मसाइल हो गया, तो वहाँ पर हमारा एक ऐसा सिस्टम मौजूद है कि लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर हेल्प ना भी करें तो वो तो बैंक, आप अपने घर की इंश्योरेंस करवाएं, अपने घर की इंश्योरेंस करवाएं, अपनी जॉब की भी इंश्योरेंस का सिस्टम ऐसा होना चाहिए। फिर लोग कहते हैं जी ये मतलब है मदद ले आते हैं, फिर याद भी ऐसा सिस्टम लेके आओ ना। पैसे इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तान में बाकी मुल्कों में मौजूद है, थोड़ा बहुत अभी उसके बारे में मतलब है सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान जिस तरह इस्लामिक बैंकिंग है, इसको भी इस्लामिक बैंकिंग अंदर लेके जाएं। जिस तरह गाड़ियों का पाकिस्तान में काम हो रहा है, गाड़ियाँ लोग नहीं बाय कर रहे उस सिस्टम के तहत, तो गाड़ी को नहीं बाय कर सकते। अब वो गाड़ी भी वही बाय कर रहा है जिसका पैसे हैं, या आम बंदे को इतना फायदा नहीं हो रहा, जिस वजह इकॉनमी हमारी यहाँ पे ये हाल होया पड़ा है। हम ओवरसीज पाकिस्तान के चक्कर में है। इसलिए इस सिस्टम को हम तरीके से कर सकते हैं जिस तरह हम गाड़ियों सिस्टम को किया हुआ है कि रेगुलाइज करें और एक कानून के दायरे के अंदर लेके आएँ, तो वो उससे उसको इस्लामी लिहाज से लेके आए लोगों को बैठाकर। लेकिन ये वो ना हो कि बस बैठे बात हुई है, वो करेंगे साल गुजर गए। जितनी जल्दी सिस्टम को इंप्लीमेंट करेंगे पाकिस्तान, उससे बहुत ज़्यादा आप कहेंगे नई इकोनॉमी बन के उभरेगा। उसकी सिंपल सी वजह है कि पाकिस्तान ने प्रॉपर्टी का ना, आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी के अलावा दूसरा काम ही कोई नहीं है। आप DHA चेक कर ले, वहाँ लड़ाइयाँ क्यों नहीं होती? सिस्टम सही किया ना, वहाँ वीडियो फिल्म बनाते हैं, तो वो हर चीज़ करते हैं ना वहाँ पे अपने ये कहते हैं जैसा मुल्क जैसा देश वैसा बेस। तो उस मुल्क में, उस हमारे मुल्क में इस तरह सिस्टम ऐसा होना चाहिए ताकि हर बंदा जो है ना उसका देखिए, ये कानून का जब आप कानून का मजबूत ही ना करेंगे, क्योंकि जहाँ सिस्टम ये होगा जी वकील जज कर लो, वो ये चीज़ ख़राब करती है। अगर आप एक चीज़ को सही कर देंगे, जिस तरह आप खर्च कर, मैं फिर बार बार यही बात कर रहा हूँ, जिस तरह हमने नादरा के सिस्टम को ठीक कर लिया है, सिम लेने जाते हैं। देखो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, देखिए थोड़े बहुत लूप होल होते हैं, प्रॉब्लम होती है, लेकिन ओवरऑल चेक करना ना, हमने लेते हैं सिम आप उस लिहाज से भी, गाड़ियों में लेते हैं, तो ये भी ऐसे हो सकता है। इतना बड़ा ज्वाइंट फंड सिस्टम का प्रॉब्लम है, लोग इतने गलत तरीके से रह रहे हैं, इतना प्रॉब्लम गरीबों के लिए। एक आम गरीब बंदे की सारी जिंदगी गुजरी रहती है घर का ख्वाब देखते हुए, कितने अफसोस की बात है। और हमने उसको मतलब है टाकी बत्ती पीछे लगाया हुआ है, और किसी का मदद का टिका दिया हुआ है, किसी को कोई टिका दिया हुआ है, वो और खुद जिनके पास पैसे 2 नंबर अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर लें, और गरीबों को नहीं हमने इन चक्कर में लगा दिया हुआ है। ये देखिए, इस सिस्टम से एक नीचे वाला बंदे से लेकर ऊपर वाले बंदे तक हर बंदा एक सिस्टम के अंदर आएगा। गवर्नमेंट को टैक्स से फायदा भी होगा, उस बंदे की ज़िंदगी बेहतर होगी। अपने घर की जो होती है ना एक फीलिंग जो होती है बड़ी ज़बरदस्त होती है। गरीब बंदा भी आम छोटे से घर में रहेगा, उसका भी एक अपने प्राइड फील होगी, एक सुकून फील होगा, एक फ़ख्र महसूस होगा, बच्चों के सामने अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। देखिए मकसद क्या है? मकसद ये है कि अगर एक अच्छा माशरा, अगर माशरे में गुर्बत थोड़ी कम होगी, लोग मेहनत करेंगे, उनके एक अपनायत फील होगी, कानून ठीक होगा, तो उससे माशरा एक सेहतमंद माशरा बनेगा। सेहतमंद माशरे से एक सेहतमंद कौम बनेगी। जब एक सेहतमंद कौम बनेगी तो उससे एक माशरे का भी नाम होगा, मुल्क का नाम होगा, उस खानदान का नाम होगा, और मज़हब का नाम भी होगा साथ, सबसे ऊपर मज़हब का नाम भी होगा। लोग कहेंगे यार देखो एक मुल्क है ये वाला, उसने इस तरह सिस्टम बनाया है, उसमें अच्छा माशरा बनाया, और एक देखो इस्लाम इस तरह का मज़हब है, अच्छे तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं, और एक अच्छा नमूने के तौर पर पेश आएंगे ना हम। आप मलेशिया चेक कर ले, वहाँ भी सिस्टम बड़ा अच्छी तरीके से चल रहा है। तो ऐसे उस मुल्क का नाम होगा, फिर मज़हब का नाम होगा, इस दुनिया में हमारा पाकिस्तान जब बिल्कुल रिवॉल्व होकर नई कौम बन के उभरेंगे। ये सिर्फ ऐसे हो सकता है कानून की हुक्मरानी के जरिए, और एक आपस में लोगों के आपस में मेरिट सिस्टम के जरिए, फिर इस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यही मेरा मकसद था कि आपको सारी चीज़ें आसानी से बता सकूं। फिर मैं कोई ऊपर के बात वगैरह मेरी रह गई हो, आप मेरे से बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा जो मेरे से हो सकेगा। एंड में मेरी कोई ऐसी बात जब क्वेश्चन लगे उसे मैं चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।